नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं कीर्ति। चीन में एचएमपी वायरस तेजी से फैल रहा है। अब उस वायरस ने चीन से बाहर भी अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। जी हां, चीन वाले एचएमपी वायरस ने अब इंडिया में भी दस्तक दे दी है। भारत में 8 माह के बच्चे में एचएमपी वायरस का पहला केस मिला। एचएमपी वायरस के पहले केस मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 महीने के बच्चे में एचएमपी वायरस यानी ह्यूमन मेटा जो वायरस है वो प्राप्त हुआ है, उसकी पुष्टि हुई है। हैरानी की बात है कि बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो कहीं बाहर नहीं गया, कहीं यात्रा करके नहीं आया। उसके बावजूद उसके अंदर इस वायरस के मिलने से जो है लोगों के अंदर एक बड़ी ही हैरानी हो चुकी है और साथ ही साथ लोग घबरा भी रहे हैं। यानी वो चीनी या कहीं भी बाहर नहीं गया। हॉस्पिटल की लैब में हुई जांच में बच्चे के शरीर में एचएमपी वायरस की पुष्टि हुई है। इसकी जानकारी कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को दी है। वहीं इन सब के बीच सबसे बड़े प्रश्न जो है इस वक्त हर किसी के जहन में आने शुरू हो गए हैं, वो ये है कि आखिर क्या है ये नया वायरस, इसके लक्षण क्या है और ये कैसे लोगों को और कितना प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ लोग इससे बचने के लिए अभी शुरुआती दौर में कौन से प्रिकॉशंस लें, यानी किन बचावों को करना इस वक्त जरूरी है भारतवासियों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स इस पर क्या राय अपनी रख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स का क्या मानना है, क्योंकि ये एक ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है जो पूरी दुनिया को एक बार फिर से कोविड के दौर में ले जा सकती है। तो आज इसी वायरस को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेदांता गुरुग्राम में कार्यरत जानी मानी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मोहन जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। तो डॉक्टर नीलम, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शकों के जहन में जो प्रश्न कई तरह के उठ रहे हैं उनको ये पता चल सके कि आखिर ये एचएमपी वायरस है क्या। राइट तो बेसिकली ये जो वायरस है पैरामिक्सो वायरस, ये जैसे फ्लू वायरस जैसा है। जब हम फ्लू बोलते हैं तो कॉमन वायरसेस जो होते हैं हम उसमें आरएसवी वायरस, फ्लू वायरस, कोरोना वायरस, ये तीन ऑलमोस्ट इनके सिम्टम्स सेम जैसे होते हैं, जिसका मतलब जुकाम, फीवर, खांसी या गले में दर्द, सोर थ्रोट और सांस में लेने में तकलीफ होना। अगर हम याद करें तो कोरोना जो कोविड वायरस भी कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं वो भी इसी से साथ हम डिफरेंशिएट करते थे। तो इसका स्प्रेड मुझे समझाने में आज मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पूरा देश अब कोविड के बाद ये समझ जाता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का क्या मतलब ये इन्फेक्शन सिर्फ रेस्पिरेटरी तरीके से आता है, खाने से नहीं आता। तो रेस्पिरेटरी तरीके से कैसे, जैसे हम पहले बताते थे कि अगर किसी को इन्फेक्शन है और वो इंक्यूबेशन पीरियड है तो उसके बात करने से, उसके थूक से, उसके छींटे से आ सकता है। तो क्या होता है, जैसे अगर टेबल है, किसी ने उसका छींटा, थूक या कुछ उस टेबल पे गिरा है, मैंने अपना हाथ रख लिया, और ये साइंस के जरिए मालूम है कि नॉर्मल आप और मैं, हर इंसान ये नॉर्मल तरीके से नाक पे या आंख लगाने की ये एक नेचुरल सी हैबिट है विच यू डू इन अ डे। तो इस तरीके से जब वो कोई टेबल या किसी को टच करे और अपने आप को कर ले तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, या इतना जैसे वायरल रेस्पिरेटरी टाइप का इन्फेक्शन इस तरीके से स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट, जैसे हम कोविड और क्या है, बिल्कुल कोविड जैसे और फ्लू जैसे। तो क्या मेरे पास कोई तरीका है कि मैं बताऊं ये आरएसवी वायरस है या इन्फ्लुएंजा है या कोरोना है? ऐसा कोई तरीका नहीं है जब तक कि आप कोई टेस्ट करें। जैसे आपने खुद बताया कि पहले वो केस, इनफैक्ट आईसीएमआर के जरिए तो कर्नाटका में 2 केस बताए जा रहे हैं जितना मुझे ज्ञात है। तो इस तरीके से ये जब केस आ रहे हैं तो ये सिर्फ पीसीआर टेक्निक, दैट मीन्स आप वो वायरस को डिटेक्ट करेंगे। तो दो मेरा मेन एडवाइस है कि किसको सतर्क रहना चाहिए। नंबर 1, ये इन्फेंट्स 1 साल से छोटे और 65 साल से बड़े, इनमें हाई रिस्क रहता है, या चिल्ड्रन लेस देन 5 years। और जिनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज हो, ये सारी, इम्यूनोसप्रेस्ड हो, कोई किसी को लिवर, किडनी, ये टॉक्सिन, स्टीरॉइड्स,
कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, जिसके कारण आपकी लड़ने की क्षमता कम है, ये एक्सट्रीम एजेस और ये बीमारियों के कारण, उनमें ये एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब मेरा फेरिंक्स, मुंह और ट्रेकिया यहीं तक है। दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि लंग्स। तो ये लंग्स में भी फैल सकती है, तो आपको निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस ये हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको डराना नहीं चाहूंगी, लेकिन यही कहूंगी कि नॉर्मली किसी को अगर फ्लू जैसे सिम्टम्स हो तो एडवाइसेबल कि आप प्लीज पब्लिक प्लेस में, स्कूल, कॉलेज, वर्क में ना जाएं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 2 to 6, 2 to 7 डेज मतलब रहता है, जिसमें आपको ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए यू शुड बी, और दूसरे जो जिनको ये एट रिस्क पॉपुलेशन है उन्हें जस्ट सतर्क रहना चाहिए। क्या मैं सबको अभी से मास्क पहनाऊं? बोलना मुश्किल है, लेकिन ये कहूंगी कि सतर्क रहें। ये नहीं कहूंगी कि एकदम डर जाए और बाहर ही ना निकले, लेकिन जो हमने कोविड में सीखा कि बार बार हाथ धोएं, साफ रखें, हाइजीन रखें, सेम चीज बार बार जिंदगी में यही चीज घूम के आती है। अगर आप अपना प्रिवेंशन, अपनी हाइजीन, अपना मैनर्स ठीक कर लेते हैं तो आप इन चीजों से बच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नीलम, जिस तरह से देखिए 2019 दौर की बात आपने भी करी और हम वो भुलाया भी नहीं गया अभी हम लोगों से कि कोरोना के काल में हमने किस तरह से एक डेडली वायरस था और सबको हिलाकर उसने रख दिया। अभी लोग उससे संभल ही रहे थे और संभलते हुए अपने जीवन को उस तरह से एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया कि इस नए वायरस ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। तो डॉक्टर नीलम, हमें ये बताइए कि ये वायरस जो छोटे बच्चों को अटैक कर रहा है, क्योंकि केसेस अभी छोटे बच्चों के सामने आ रहे हैं, तो अब लोगों को इस बात का डर है कि वो अपने बच्चों को कैसे बचाए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बच्चों को आप इस वायरस को? तो दो चीज मैं बताना चाहूंगी जी कि आप कि वन थिंग इज, ये वायरस चाइना के साथ साथ अब दूसरी जगह जैसे यूरोप के काफी जगहों पे भी आया गया है। इंडिया में तो आज बताया हमने, लेकिन भी अगर आप देखेंगे यूरोप की जगहों पे ये वायरस के इन्फेक्शंस आए हैं। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा पेरेंट्स को कि एक्सपेशली जिनके बच्चे छोटे हैं और लेस देन 5 years एंड एक्सपेशली लेस देन 1 year, या जिनके बच्चों को कोई भी किसी कारण से अस्थमा, लंग डिजीज या कोई कारण से इम्यूनोसप्रेस, किडनी, लिवर ऐसे चीजें हैं, वो थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें। और क्योंकि ये मौसम अगर हमको लगता है फ्लू है तो मास्क पहनने में कोई हिचकिचाए नहीं। इट इज अ गुड थिंग। थोड़े बड़ों में और स्कूल में अगर इन्फेक्शंस रिपोर्टेड है तो वहां पे नहीं भेजे अपने बच्चों को जो बीमार है। और बाकी का जैसे ही थोड़े से सिम्टम्स होते हैं you should consult a pediatrician, because क्या होता है कि हम क्लिनिकली इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। इसका मतलब मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है मैं देख के बोलूं कि भैया आपको कोरोना वायरस है या आपको HMPV वायरस है। तो सिम्टोमेटिक मीन्स बुखार है, हाइड्रेशन, पानी बॉडी में रहना, अगर उल्टी हुई, गला दर्द हुआ, वॉमिट, तो बच्चा खाएगा पिएगा नहीं, तो डिहाइड्रेशन से। और अगर सांस तेज ले रहा है बच्चा, तो एक बच्चा जब सांस तेज लेता है तो उस कारण से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बिल्कुल। एंड उसमें इमीडिएटली सतर्क रहे, ऑक्सीजन ये, ताकि वो नौबत ना पड़े। लेकिन जब डॉक्टर होते हैं तो वो नेबुलाइजेशन की जरूरत है तो देंगे, या मतलब ऐसे में विदाउट एग्जामिनिंग क्या करूं नहीं। लेकिन आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स ना लें, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ ये होता है कि कभी कभी जब ये नीचे लंग्स में चले जाएगा तब ब्रोंकियोलाइटिस या ये इन सब में सिम्टोमेटिक है। एक दवाई थी टैमी फ्लू, लेकिन वो हम दूसरी फ्लू के इन्फेक्शन के लिए आई थी, लेकिन इसके लिए अभी ऐसे कोई दवाई नहीं है कि मैं बोलूं कि ये स्पेसिफिक दवाई इस वायरस के लिए है। तो अभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक वायरस के लिए दवाई नहीं है, लेकिन सपोर्टिव है, जिसमें कोई जुकाम है उसकी खांसी, एंटीहिस्टामिन, हाइड्रेशन, फीवर, प्रोटेक्शन। एंड अगर कोई इंसान बीमार हो तो उससे दूर और एक डॉक्टर के पास जाए,
मेरा एडवाइस तो अभी यही रहेगा। और दूसरी चीज, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं अगर आप पूछे तो एक तो हो गया प्रिवेंशन, हाइजीन, हैंड हाइजीन एंड आपके टेबल सरफेसेस हाइजीन। दूसरा हो गया अपनी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसी बढ़ती है? अच्छा खाने से। तो एक्सपेशली सर्दी में मैं जो बोलती हूँ सुपर फूड्स जैसे होते हैं, जो मतलब कि कैलोरीज छोटे हैं लेकिन पैक्ड विद एनर्जी, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टर्मरिक एंड सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी बनाती हैं। काफी लोग कहते हैं कि ठंड में, वो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग कि आपके गुड़ के अंदर वो दूसरे प्रोटीन्स के साथ साथ नट्स, सीड्स, ऐसे कोई गर्म चीज वार्म करते हैं या हल्दी, दूध में हल्दी डाल के देते हैं, ये सारी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और ये भी याद रखें, सोना, नींद से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। बिल्कुल डॉक्टर नीलम, जिस तरह से आपने देखिए कहा कि अभी इसकी कोई दवाई हम रिकमेंड नहीं कर सकते, अभी इसको लेकर कोई दवाई जो है वो फुल प्रूफ नहीं आई है कि हाँ ये HMPV जो है उसके लिए ये दवाई सूटेबल है। लेकिन अगर हम बात करें, ये हमने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से क्या हमने ये सीख ली है? कोविड के समय हमारे पास देखिए उस समय तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जब कोविड आया किसी को नहीं पता था कि ये वायरस कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे लोग इसमें अपनी जान गंवा देंगे, यार ये कितना डेंजर हो सकता है। लेकिन अब जो ये नया वायरस चीन के अंदर आया है, इससे निपटने के क्या हम ये देख सकते हैं कि भारत में इंतजाम किए जाने चाहिए, या वाकई इससे डरने की जरूरत नहीं है, या फिर हमारे पास आपको लगता है कि हाँ पर्याप्त तैयारी है इस वायरस के, जिस तरह के केसेस अब लगातार सामने आ रहे हैं उसके बाद? एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो इसमें 3 चीज की होती है। फर्स्ट नंबर होता है कि आप खुद, तो आप बड़े लोग या पेरेंट्स जो भी जिसके केयर टेकर है, वो अपना कैसे प्रिवेंशन करे, कैसे हाइजीन का ध्यान रखे, कैसे जिसको बीमारी है वो दूसरों के पास ना जाए, अपनी प्रोटेक्शन रखे, मास्क रखे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना साथ साथ दूसरों को एड्रेस देते हैं तो आप दोषित हैं उतने ही, क्योंकि आपने किसी और का हार्म किया। दैट इज नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी अपने लिए और अपने लोगों के लिए क्या करती है। नंबर 2 होता है डॉक्टर्स कम्युनिटी एंड द मिनिस्ट्री। तो लकीली आफ्टर कोविड हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेंटर्स पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड इस लेवल पे काफी स्ट्रेंथन हुआ है। आई एम श्योर गवर्नमेंट एक नोटिस दे देती है जब उनको लगता है कि चिंताजनक बात है, तो वो एक मेल, एक नोटिस सब सेंटर्स को देती है कि भाई अपना सारा चेक करें और इन प्लेस सिस्टम रखें। ये नॉर्मल तरीके होते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी के जरिए करते हैं और सारे सिस्टम्स अपना करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें इतनी हाहाकारी नहीं है कि मैं बोलूं ऑक्सीजन की इसकी उसकी कमी होएगी। वी आर वेरी गेयर्ड अप एंड द सिस्टम इज वेरी गुड एंड द डॉक्टर्स, अभी सिर्फ कोई डरने की बात नहीं है। 2 केस आए हैं, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि कोई इंसान दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे, जिसमें कहते हैं हम नॉलेज और विजडम। नॉलेज है जो आप पढ़ते हैं, विजडम जो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अब चाइना, नॉर्थ चाइना में, बीजिंग और उसके आसपास के जगहों में ये काफी स्प्रेड कर चुकी है। इसका मतलब जो सांस से इन्फेक्शन जाती है वो 1 से 4, 4 से 16, 16 से 32 इस तरीके से स्प्रेड करती है। तो बिकॉज इसका स्प्रेड रैपिड होता है, हम दूसरों के एक्सपीरियंस, और यूरोप में भी नेदरलैंड से वो काफी जगहों पे आ गई है, उससे हम सीखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपना ध्यान रखें, ओवर द काउंटर फालतू की दवाई नहीं ले, तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाएं, एंड ये जो सारे सिम्टम्स मैंने करे और ये करें, एंड बाकी का डॉक्टर्स एंड मिनिस्ट्री एंड सब है, अब दुआ करें कि ज्यादा चिंता ना करें, सब सही होगा। लेकिन मूर्ख ना बने, चाइना जैसी सिचुएशन मत लाए। अगर आपको 2 केस हुए तो सतर्क हो, अपना मास्क पहने, अपना ध्यान रखें, अपना हाइजीन। ये थोड़ी कि बीमार होने के बाद कुछ करना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। इस केस में कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है मेरे पास,
टाइफाइड है तो मैं दवाई दे दूं, मलेरिया है तो मैं दवाई दे दूं, ना मेरे पास मेडिसिन स्पेसिफिक है, ना मेरे पास वैक्सीन है। तो मेरे पास प्रिवेंशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और हाई रिस्क केसेस जिनको दोबारा से बता देती हूँ, 1 साल से छोटा बच्चा या 5 साल से छोटा या 65 साल से बड़े, या जिसको लंग की डिजीज है, अस्थमा की डिजीज है, या किडनी लिवर कोई भी क्रॉनिक डिजीज जिससे इम्यूनिटी कम हो जाए, या आप किसी तरीके से इम्यूनोसप्रेशन स्टीरॉइड्स में आप हाई रिस्क में हैं, तो अपना ध्यान रखें। और सेवन अच्छे गर्म पदार्थ, सुपरफूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट, सीड्स, नट्स, प्रोटीन्स, इसका सेवन करें और अच्छा सोचें और अच्छी सेहत बने। बिल्कुल डॉक्टर नीलम, साथ ही साथ मैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हम चीन पर रिलायबल रह सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली कंडीशंस भी देखी थी कि चीन ने जो है वो सही जानकारी नहीं दी, और इस वक्त भी जो चीज़ें सामने आ रही है, हम रेडी हैं नहीं हैं, हम कितना ज़्यादा इससे डरे, कितना इसको लेकर चिंता करें, हमें प्रिकॉशंस तो देखिए हर लेवल पर करने हैं, और हर इंडियन को अभी ये समझना होगा कोविड के टाइम से उन्हें सीख खुद लेनी होगी कि इस बार वो किसी भी तरह से इसको हल्के में ना ले, जैसे पिछली बार सबने लिया, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, सबने उस तरह का देखा। लेकिन क्या हम चीन से आ रही जो जानकारियां हैं और चीन से आ रही जो बातें हैं, क्या उस पर हम भरोसा करके आगे अपनी लाइफ को उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं? इसका आंसर तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद हम लोग दूध का जला छाछ को फूकता है, इसीलिए से हम थोड़ा सा चिंता करते हैं। वी डोंट टेक ऑल इंफॉर्मेशन, हमें चिंता लगती है कि क्या चीन दे रहा है, लेकिन साइंस के नजरिए से उन्हें उनकी ड्यूटी होती है कि इन सब केसेस का एक्चुअल बताएं। दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन एंड अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम टू गिव। एग्जैक्ट इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, बट लेट अस होप अपने आप को सतर्क रहें, especially people who are traveling. I think government should start taking सतर्क, that means वो जैसे पहले लोग आ रहे थे नदर्न रीजन ऑफ चाइना से, वहां से उनको थोड़ा सा टेस्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ, थोड़ा सा कंसर्न रेज। बट इतनी छोटी चीज के लिए मैं इतना बड़ा करूं शायद अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या मैं दोबारा आपका इंटरव्यू में कुछ और बोलूं? हो सकता है, टाइम इसका बेस्ट आंसर देगा। बिल्कुल। और डॉक्टर नीलम, इसके साथ ही जिस तरह के केसेस देखिए लगातार मिल रहे हैं और जो बच्चे इससे ग्रसित हो रहे हैं, खासकर उनका टेस्ट कराया जा रहा है। देखिए अमूमन इस मौसम में अगर हम बात करें तो हमें खांसी, जुकाम, कफ की समस्या जो है वो लोगों को आम रहती है, इसलिए वो आराम से दवाई लेते हैं या फिर दिखाते भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि डॉक्टर से रिकमेंड करने का भी कोशिश नहीं की जाती है। तो क्या ये जो अभी वायरस मिला है इसको हम नहीं, तो अभी ये वायरस नहीं, ये भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से ये पैरामिक्सो वायरस जो भी है उनके उसी तरीके से फ्लू और उनके भाई बहन की कैटेगरी में है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबके एग्जामिनेशन आए, लेकिन गवर्नमेंट जब ये रिलीज करती है कि उनको डेटा कलेक्शन चाहिए, कंसर्न चाहिए, तब करते हैं। तब तक क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है तो हमें उस लेवल पे ही रहना चाहिए। और दूसरा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको लगे कि छोटे बच्चे को हो रहा है या उसकी सांस तेज चल रही है, बुखार है, शरीर में पानी की कमी लग रही है, पेशाब कम कर रहा है, खांसी हो रही है, तो देन एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। अगर उनको लगे कि उनको एक्सरे या किसी की जरूरत है तो वो फर्दर टेस्ट करेंगे। अगर उनको लगे कि सिम्टोमेटिक ही अभी करना है तो ये, इससे डर करके मैं कहूं कि सारे फ्लू केसेस के आप शुरू कर दें एक्सरे एंड ऑल, नहीं। क्लिनिकल जजमेंट भी होती है, क्लिनिकल जजमेंट, लेकिन हाँ सबको केयर करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, बीमार को बाहर नहीं जाए, और जो बीमार है वो दूसरे लोगों से बचे, अपना प्रिवेंशन करें, इसी में अक्लमंदी है। बिल्कुल डॉक्टर नीलम, इसके साथ ही अगर किसी बच्चे के अंदर इस तरह के, लास्ट क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूंगी, जो वायरस मिल रहा है इसके बाद क्या हम इस पर किस तरह की मेडिसिन जो है अभी अप्लाई कर सकते हैं? कौन सी मेडिसिन अभी दी जा रही है? जो अभी जो मेडिसिन दी जा रही हैं वो होएगी सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मीन्स जैसे हम कोविड में समझाते थे, बुखार की, हाइड्रेशन की, एंटीहिस्टामिन अगर लग रही हैं, जुकाम की, एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक रेयर केस में, जब निमोनिया के ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तभी हम देते हैं।
अदरवाइज इसकी ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को वीजिंग है, वीजिंग मतलब दमा जैसी है, तो उसको ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। कभी कभी स्टीरॉइड, अननेसेसरली सबको स्टीरॉइड्स है वो नहीं देना चाहिए, ओवर द काउंटर नहीं दवाई देनी चाहिए, और टैमीफ्लू ये वो का भी असर इसमें नहीं बताया गया है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी हम देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। तो आपने देखा कि देखिए कोरोना के जो केसेस आपने देखे थे और उससे सीख लेते हुए अब HMP वायरस के जो इस तरह से केसेस आ रहे हैं सामने, बच्चों को खासा सतर्क रहने, बुजुर्गों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है और प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो प्रिवेंशन करिए और इस चीज़ों को मामूली हल्के में ना लेते हुए मास्क का, सैनिटाइजर का आप अभी से उपयोग करना शुरू कर दीजिए ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ हर भारतवासी सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए JMT न्यूज़।